हेलो स्टूडेंट, आज हम बॉटनी के अंदर एक टॉपिक है बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट का। तो वो टॉपिक पढ़ेंगे। बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर जो टॉपिक है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो वो है मुख्य रूप से आपके जो एक चैप्टर आता है ब्लू ग्रीन एल्गी का। कौन सा है? ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हमें बीजीए बोलते हैं। ब्लू का मतलब होता है नीला, ग्रीन का मतलब हरा, और एल्गी का मतलब क्या है? शैवाल। तो इस प्रकार के नीले हरे शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। हम ब्लू ग्रीन एल्गी जो है उसको पढ़ने से पहले हम एक बेसिक चीज पढ़ेंगे जो है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या है? प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन से मुख्यतः एग्जाम्पल हैं, और प्रोकैरियोट्स के अंदर मुख्य रूप से जो इसकी जो जीव हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, उसके अंदर किस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है, वो चीज हम पढ़ेंगे और उससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोकैरियोट्स हैं वो, जैसे हम बात करें पादप जगत की, पादप जगत के अंदर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स आते हैं। सबसे पहले जो प्रोकैरियोट्स हैं, इन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स जो नाम है वो क्रिस्टन व डोगार्टी ने दिया था। क्रिस्टन और डोगार्टी जो हैं, इन्होंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स वर्ड जो हैं वो किसने दिया? क्रिस्टन और डोगार्टी ने दिया। अब प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं और यूकैरियोट्स कौन से होते हैं? जिनमें सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता। जिसके अंदर सुविकसित केंद्रक जिन जीवों में नहीं पाया जाता, मुख्य रूप से वो क्या हैं? वो प्रोकैरियोट्स हैं। और जिनमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है वो यूकैरियोट्स हैं। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स बेसिक तो हैं, इसी चीज पे हैं, केंद्रक के आधार पर। और उसके बाद हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो शुरुआती केंद्रक था, जो शुरू में केंद्रक बन रहा था, उस प्रकार की जो संरचना है वो इसमें पाया जाता है। तो हम प्रोकैरियोट्स के अंदर पहला पॉइंट ये हो गया कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उसका मुख्य लक्षण ये है कि इसमें सुविकसित नहीं, अस्पष्ट कह सकते हैं हम, अस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर अस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। पहला फैक्टर तो इसका ये हो गया कि इसमें अस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, अर्थात इसके केंद्रक के अंदर यानी कि न्यूक्लियस जो है इसका, इस न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होती है। ध्यान रखना इसका। प्रोकैरियोट्स जो होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। दूसरा, इसके अंदर न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका, केंद्रक के अंदर होती है केंद्रिका। तो केंद्रिका की यदि बात करें तो केंद्रिका एब्सेंट होती है। किसके अंदर है? हम ये जो सारी चीजें पढ़ रहे हैं ये किसकी पढ़ रहे हैं? प्रोकैरियोट्स की। किसकी पढ़ रहे हैं? प्रोकैरियोट्स जो जीव हैं उसके अंदर पढ़ रहे हैं। पादप जगत जो है उसके अंदर जो प्रोकैरियोट्स हैं उसमें अस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक के ऊपर क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। और न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका जो होती है वो भी इसके अंदर एब्सेंट होती है। और केंद्रक के अंदर, इनके अंदर हिस्टोन जो प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन, केंद्रक की जो हिस्टोन प्रोटीन है वो भी इनमें नहीं पाई जाती। केंद्रक के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है हिस्टोन प्रोटीन भी प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं पाई जाती। हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो एब्सेंट होती है। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स का केंद्रक जो है, केंद्रक तो होगा लेकिन केंद्रक जो होगा वो कैसा होगा? केंद्रक जो मुख्य रूप से डीएस सर्कुलर और नग्न डीएनए का होगा, यानी कि डीएस सर्कुलर यानी कि डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर है, और जो होगा और साथ में नग्न डीएनए होगा। नग्न डीएनए, इसका डीएनए कैसा होगा? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर और
नगन डीएनए। तो अंतर आ गया ना इसमें, अस्पष्ट केंद्रक होगा, केंद्रक के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, और साथ के अंदर केंद्रक के अंदर स्टोन प्रोटीन्स नहीं पाई जाएंगी, और केंद्रक के अंदर केंद्रिका भी नहीं होगी, वो भी एब्सेंट होगी, और साथ के अंदर जो केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्रीय पदार्थ की हम बात करें, जो डीएनए होता है, तो डीएनए जो है वो कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर और नैक यानी कि नगन डीएनए इसमें पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो स्टोन है, स्टोन पहले भी मैंने आपको बताया कि स्टोन एब्सेंट होती है, और स्टोन के स्थान पर इनके अंदर पॉलीएमिन्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पॉलीएमिन्स। जो स्टोन प्रोटीन है उसके स्थान पर पॉलीएमिन्स पाई जाती है प्रोकैरियोट्स में, और ये पॉलीएमिन्स जो हैं वो ही स्टोन का कार्य करती है। उसके बाद प्रोकैरियोट्स का डीएनए जो होता है, प्रोकैरियोट्स के डीएनए की यदि बात करें तो वो डीएनए ऋणावेश को उदासीन करती है। ये प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए है उसका जो ऋणावेश होता है, डीएनए के ऊपर जो ऋणावेश होता है उसको उदासीन करने का कार्य कौन करती है? पॉलीएमिन्स जो है वो पॉलीएमिन्स इसका कार्य करती है। अब साइटोप्लाज्म की यदि बात करें, किसकी? प्रोकैरियोट्स के। प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म के अंदर किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन वाले जो कोशिकांग हैं वो इसमें एब्सेंट होते हैं। ध्यान रखना, प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन युक्त यानी कि झिल्लीबद्ध कोशिकांग एब्सेंट होते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर झिल्लीबद्ध कोशिकांग क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। झिल्लीबद्ध कोशिकांग एब्सेंट, ध्यान रखना है इस चीज को, झिल्लीबद्ध कोशिकांग में एब्सेंट होते हैं। साथ ही साथ अपवाद स्वरूप एक अपवाद है इसमें, बीजीए जो है ब्लू ग्रीन एल्गी, जो मैंने सबसे पहले लिखा था, बीजीए जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वह अपवाद है, उसके अंदर झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। झिल्लीबद्ध कोशिकांग जो है बीजीए में पाए जाते हैं। कौन कौन सी? एक तो उसमें होती है गैस जो होती है, गैसीय वैक्यूल्स पाई जाती है, गैसीय वैक्यूल्स पाई जाती है, यानी कि गैस रिक्तिकाएं, गैस रिक्तिका। ध्यान से सुनना, गैसीय जो रिक्तिकाएं होती हैं वो झिल्लीबद्ध होती हैं, तो झिल्लीबद्ध कोशिकाएं बीजीए में पाई जाती है। बीजीए क्या होता है? प्रोकैरियोट्स होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी एक प्रोकैरियोट्स का एग्जांपल है, जिसमें मुख्य रूप से प्रोकैरियोट्स के अंदर झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं पाए जाते, लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर दो झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं, जिसमें से पहला तो कौन सा है? गैसीय वैक्यूल्स यानी कि गैसीय रिक्तिकाएं, और दूसरा जो झिल्लीबद्ध कोशिकांग है वो इनमें पाया जाता है थाइलेकॉइड्स। तो ये दो प्रकार के कोशिकांग जो हैं वो प्रोकैरियोट्स के अंदर है। प्रोकैरियोट्स का जो साइटोप्लाज्म है उस साइटोप्लाज्म के अंदर दो इस प्रकार के कोशिकांग हैं जो झिल्लीबद्ध होते हैं। ये जो गैसीय रिक्तिकाएं होती हैं ये बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर पाई जाएगी। ब्लू ग्रीन एल्गी समुद्र के अंदर जैसे पाई जा रही है ना, तो समुद्र के अंदर ये उत्प्लावकता प्रदान करती है, यानी कि डूबने नहीं देती, ऊपर तैरते रहते हैं गैसीय वैक्यूल्स के कारण। ये दूसरा थाइलेकॉइड्स हैं। थाइलेकॉइड्स का मुख्य कार्य क्या है? फोटोसिंथेसिस करना, फोटोसिंथेसिस। तो कहने का मतलब है फोटोसिंथेसिस करना काम होता है इस प्लांट्स के अंदर थाइलेकॉइड्स, क्योंकि थाइलेकॉइड्स के ऊपर क्या पाए जाते हैं? तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं, सिंथेटिक पिगमेंट। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स किस पर पाए जाएंगे? थाइलेकॉइड्स पे पाए जाएंगे। थाइलेकॉइड्स एक झिल्लीबद्ध कोशिकांग है जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि प्रोकैरियोट्स से उसके अंदर पाया जाता है। तो दो ये अपवाद है इसके। उसके बाद हम प्रोकैरियोट्स का पहला जो एक चीज थी केंद्रक, उस पर हमने चर्चा की, केंद्रक, और उसके अंदर केंद्रक जो है उसके अंदर क्या क्या चीजें, जैसे हम डीएनए की बात करें, डीएनए कैसा था? डबल सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, और साथ के अंदर नगन डीएनए था। और इसके बाद हमने उसकी बात की कि इसके केंद्रक के अंदर जो न्यूक्लियोलस है वो नहीं पाई जाती। केंद्रक का जो स्टोन प्रोटीन है उसके स्थान पर पॉलीएमिन्स पाई जाती है, जो डीएनए के ऋणावेश को कम करती है। तो पहला जो प्रोकैरियोट्स था, कैरियोट्स, उसका जो पहला हमने जिस पर चर्चा की उसमें पहला पॉइंट तो था वो उसकी न्यूक्लियस की चर्चा की थी। किसकी बात की थी? न्यूक्लियस की चर्चा की थी। न्यूक्लियस के अंदर क्या कर, दूसरा जो है प्रोकैरियोट्स की जो सेल है उसकी सेल वॉल की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? सेल वॉल की। जो प्रोकैरियोट्स है उसकी सेल वॉल कैसी होती है? प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोज अनुपस्थित होता है, ध्यान रखना। प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोज एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल होती है उसमें सेल्यूलोज जो होता है वो
एब्सेंट होता है। सेल्यूलोज जो है उसके स्थान पर प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल में मुख्य पदार्थ जो होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन्स क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन्स होता है। इसके अंदर मुख्य रूप से पेप्टिडोग्लाइकेन्स होता है जो मुख्य रूप से सेल वॉल का निर्माण करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन। पेप्टिडोग्लाइकेन होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन रासायनिक रूप से एक प्रकार का जटिल पदार्थ होता है, रासायनिक रूप से जटिल पदार्थ होता है, जिसको हम मुख्य रूप से इसकी जो पेप्टिडोग्लाइकेन की संरचना की यदि बात करें तो इसकी संरचना जटिल होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन होता है ना, इसकी संरचना क्या होती है? जटिल होती है। इसके अंदर जटिल पॉलीसेकेराइड्स और विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन्स की। और उसके अंदर ये जटिलता लिए होता है, किसके कारण है? इसके अंदर जो चीजें बनी होती है, एक तो इसमें जटिल पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, जटिल पॉलीसेकेराइड्स, जटिल पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। और दूसरी जो चीज होती है इसमें विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के एमिनो एसिड। हम किसकी बात कर रहे हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी की, सॉरी हम बात करें प्रोकैरियोट्स की। प्रोकैरियोट्स के अंदर पहले न्यूक्लियस पड़ा, उसके बाद सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन्स की सेल वॉल बनी होती है। सेल वॉल जटिल होती है। जटिलता का कारण क्या है कि उसमें जटिल पॉलीसेकेराइड्स और विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। ये सेल वॉल जो जटिल है ना, जटिल होना एक प्रकार का प्राइमिटिव कैरेक्टर है, यानी आदिम कैरेक्टर है जटिल होना सेल वॉल का। उसके बाद जैसे जैसे आगे से आगे हम बढ़ते गए, सेल वॉल जो है वो थोड़ी सरल होती गई। तो हम कह सकते हैं कि सेल वॉल जो है शुरू के अंदर जो हम इसकी बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल जटिल होती है। उसके बाद सेल वॉल के बाद हम तीसरा जो पॉइंट पढ़ रहे हैं इसमें, वो पढ़ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या पढ़ रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन, जिसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो होती है प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल यूकैरियोट्स के समान एक यूनिट मेम्ब्रेन होती है। ये यूकैरियोट्स के समान ही होती है, यूकैरियोट्स के समान यूनिट मेम्ब्रेन होती है। यूनिट मेम्ब्रेन यानी इकाई झिल्लीबद्ध, इसको बोलते हैं इकाई झिल्लीयुक्त। इकाई झिल्लीयुक्त होती है। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इकाई झिल्लीयुक्त होती है। और इसके अंदर मुख्य रूप से फास्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें मुख्य रूप से फोस्फोलिपिड्स मुख्य रूप से सेल मेम्ब्रेन में फोस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स होते हैं। अब देखो न्यूक्लियस आ गया, इसमें सेल वॉल आ गई, सेल मेम्ब्रेन आ गई। अब हम सामान्यतः एक डायग्राम की बात करें तो देखिए, जैसे मान लीजिए किसी प्रोकैरियोट्स का एक डायग्राम बना रहे हैं, तो ये इसकी जो बाहर वाली भाग है ये इसका आ गया सेल वॉल। क्या आ गई? सेल वॉल। ठीक है। अंदर की तरफ जो भाग है वो आएगी सेल मेम्ब्रेन। क्या आएगी? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब देखो ये है सेल मेम्ब्रेन, और ये जो बीच वाला भाग है ये है साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो ये जो आंतरिक जो सेल मेम्ब्रेन है, इसकी अंदर वाली जो भित्ति है वो इस प्रकार थोड़ी अंगुली रूपी प्रवर्ध या आंतरिक रूप से ऐसे फोल्ड हो जाती है। ये जो चीज होती है इसको बोलते हैं मिसोसोम या मिजोसोम। ठीक है, ध्यान रखना। सेल वॉल हमने पढ़ी, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के जो आंतरिक ये झिल्लियां जो होती हैं, आंतरिक झिल्ली क्या होती है? अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है कुछ स्थानों पर। इनको क्या बोलते हैं? हमें मिसोसोम बोलते हैं। मिसोसोम जो होते हैं वो मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया के समान होते हैं। ये मिसोसोम जो होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के समवर्ती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं उसके समवर्ती हैं। समवर्ती का मतलब ये होता है, समवर्ती अंग उसे कहते हैं जिनका कार्य समान होता है, जिनका कार्य समान होता है। अर्थात जो प्रोकैरियोट्स हैं उसके अंदर के जो मिसोसोम है, सेल के अंदर मिसोसोम जो है
वो जैसे यूकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कोई काम करता है, उसी प्रकार मिसोसोम जो है वो कार्य करते हैं। मुख्य रूप से जो है ये ऑक्सीशोषण से संबंधित होते हैं। मुख्य रूप से किससे संबंधित होते हैं? ऑक्सीशोषण, मुख्य रूप से ऑक्सीशोषण से संबंधित होते हैं। ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन करने का कार्य मुख्यतः करता है माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की जैसे ही अंग क्या पाए जाते हैं? मिसोसोम होते हैं। और मिसोसोम क्या करते हैं, किसके बनते हैं? जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी जो झिल्ली है वो अंतर्गलित होकर के मिसोसोम का निर्माण करती है। मिसोसोम जो है ये जैसे हमने बताया माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे ही उसके अंदर वो कार्य करते हैं। उसके अलावा सेल वॉल व सेल मेम्ब्रेन के मध्य, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल है ये सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्थान पाया जाता है उसको कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। कौन सा स्पेस हो गया? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच ऐसा स्थान पाया जाता है उसको पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो है ये जो जटिल पाचक पदार्थ हैं उनका पाचन करता है, जटिल पाचक पदार्थ हैं उनका पाचन करता है, इसलिए इनको हम लाइसोसोम की समृद्धि मानते हैं। इसको हम किसकी समृद्धि मानते हैं? लाइसोसोम। जैसे लाइसोसोम हम पढ़ते हैं ना, लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या करता है? उसके अंदर जटिल एंजाइम पाए जाते हैं जो पाचन का कार्य करता है। तो इसी प्रकार जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो है इनके अंदर पाया जाता है वो लाइसोसोम का कार्य करते हैं। प्रोकैरियोट्स का जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म, इसके अंदर जो राइबोसोम पाए जाते हैं, इसके अंदर जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70s प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना, प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम जो होते हैं वो 70s प्रकार के राइबोसोम होते हैं। और राइबोसोम जो है वो मुख्य रूप से इस प्रकार रहते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक श्रृंखला, इसके ऊपर यहाँ पर राइबोसोम, फिर राइबोसोम, फिर राइबोसोम, बाहर यदि बना के दिखाऊं आपको तो इस प्रकार एक श्रृंखला के रूप में राइबोसोम ऐसे जुड़े रहते हैं। जैसे ये राइबोसोम, राइबोसोम जानते हैं ना, 2 यूनिट्स के बने होते हैं, एक छोटी यूनिट्स होती है एक बड़ी यूनिट्स होती है। इस प्रकार जो राइबोसोम है जुड़े होते हैं। ये किस पर जुड़े होते हैं? ये आरएनए पर जुड़े होते हैं। किस पर है? आरएनए पर। और कई जो आरएनए है उसके ऊपर कई राइबोसोम जुड़ करके एक इस प्रकार की श्रृंखला बना लेते हैं। ये जो पूरी श्रृंखला है इसको कहते हैं पोलीसोम। उसको क्या कहते हैं? पोलीसोम। कई बार प्रश्न पूछा जाता है पोलीसोम क्या है? कई राइबोसोम एमआरएनए पर जुड़ करके इस प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं जिसको हमें पोलीसोम कहते हैं। ये कौन सा आरएनए होता है? मुख्य रूप से एमआरएनए होता है। तो एमआरएनए के ऊपर इस प्रकार की संरचना बना लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पोलीसोम कहते हैं। ये जो हम बात करें, आप क्या कितनी चीजें पढ़ ली? न्यूक्लियस पढ़ लिया, सेल वॉल पढ़ ली, सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया। उसके बाद हमने ये जो बात की माइटोकॉन्ड्रिया की, मिसोसोम की आंतरिक झिल्ली है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस पढ़ी है। ये सारी चीजें हम किसकी पढ़ रहे हैं? प्रोकैरियोट्स की। किसकी पढ़ रहे हैं? प्रोकैरियोट्स की पढ़ रहे हैं। प्रोकैरियोट्स की यदि हम गति की बात करें, तीसरी जो इसमें जो बात है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर गति कैसी पाई जाती है, मूवमेंट्स, प्रोकैरियोट्स के अंदर मूवमेंट, गति कैसी होती है? तो प्रोकैरियोट्स मुख्य रूप से जो हैं वो गति नहीं करते। प्रोकैरियोट्स जो हैं वो गति नहीं करते, गति नहीं करते। तो क्या करते हैं? ये प्रोकैरियोट्स में जो कुछ अपवाद हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर कुछ अपवाद हैं जो एक स्पेशल गति करते हैं, जिसमें एक तो कहते हैं उसको फिसलने वाली गति, यानी कि ग्लाइडिंग मूवमेंट, ग्लाइडिंग मूवमेंट एक तो इसमें ग्लाइडिंग मूवमेंट जिसमें ये फिसलते हैं, जैसे बच्चे फिसल पट्टी पर फिसलते हैं, एक तो होगी इसकी इनकी ग्लाइडिंग मूवमेंट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मिक्सोबैक्टीरिया, एग्जाम्पल की बात करें तो मिक्सोबैक्टीरिया है, मिक्सोबैक्टीरिया जो कि एक प्रोकैरियोट्स हैं, या अपवाद स्वरूप गति करते हैं। कौन सी गति करते हैं? ग्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं। और ग्लाइडिंग मूवमेंट करते कहते हैं कैसे हैं कि इनका जो है इनके द्वारा एक विशेष प्रकार का स्राव उत्पन्न किया जाता है। ये जो मिक्सोबैक्टीरिया हैं इनके द्वारा विशेष प्रकार का स्राव उत्पन्न किया जाता है। तो धरातल पर जब ये स्राव उत्पन्न करते हैं तो उसके ऊपर ये फिसलते रहते हैं, तो ग्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर मिक्सोबैक्टीरिया। दूसरी जो गति है इनमें वो होती है स्विमिंग,
कौन सी होती हैं? स्विमिंग। स्विमिंग का मतलब होता है तैरना। क्या होता है? तैरना। कुछ शैवाल ऐसे हैं जो फ्लैजिला की हेल्प से, कुछ शैवाल ऐसे हैं जो फ्लैजिला जो है उसकी हेल्प से तैरते हैं। और तैरने वाले, सॉरी शैवाल नहीं, जो ये प्रोकैरियोट्स तैरते हैं, तैरने वाले जो प्रोकैरियोट्स हैं उसकी यदि बात करें तो जैसे ई कोलाई, ई कोलाई जो है वो फ्लैजिला की हेल्प से गति करता है, यानी कि फ्लैजिला की हेल्प से गति करने वाले शैवाल्स के अंदर जो है, सॉरी जो फ्लैजिला की हेल्प से जो गति करते हैं उनको हम ई कोलाई कहते हैं। ई कोलाई के माध्यम से प्रोकैरियोट्स गति करते हैं। जो एक ई कोलाई प्रोकैरियोट्स हैं वो इसकी मदद से गति करते हैं। उसके बाद आता है इसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है। जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो प्रोकैरियोट्स में अधिकांशतः परपोसी होते हैं। प्रोकैरियोट्स अधिकांशतः क्या होते हैं? परपोसी होते हैं, अर्थात दूसरों के जो भोजन निर्माण किया गया है उस भोजन के निर्माण पर ही निर्भर रहते हैं, उसमें अवशोषण विधि द्वारा ये भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ जो है, जैसे एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे प्रोकैरियोट्स की बात करें तो कुछ जो है वो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। कुछ जो है वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो फोटोसिंथेटिक जो होंगे वो परपोसी नहीं होंगे, वो अपना भोजन खुद बना लेंगे। जैसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है उसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। तो ये है तो प्रोकैरियोट्स, लेकिन इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, क्लोरोफिल है, इनमें कैरोटीनॉइड्स हैं, अन्य पदार्थ हैं। तो ये आसानी से चाहे परपोसी नहीं है, ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। इसी प्रकार जैसे यू बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया ये भी प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन इनके अंदर भी अपने स्वयं के भोजन बनाने की क्षमता होती है। तो ये अपना भोजन बना लेते हैं। तो ये जो आज की जो क्लास थी ना, ये आप इसको समझो थोड़ा सा कि ये जो क्लास थी ये प्रोकैरियोट्स की क्लास थी। किसकी क्लास थी? प्रोकैरियोट्स की। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स वो हैं जिनके अंदर स्पष्ट रूप से केंद्रक नहीं पाया जाता, या हम कह सकते हैं केंद्रक तो होता है लेकिन अस्पष्ट केंद्रक होता है। अब केंद्रक को हमने अस्पष्ट क्यों कहा? क्योंकि स्पष्ट केंद्रक वो है जिनके अंदर केंद्रिका हो, केंद्रक के ऊपर झिल्ली हो, और जो गुणसूत्रीय पदार्थ हैं वो अच्छी तरह से अरेंज्ड हो। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर न तो सुस्पष्ट केंद्रक हैं, न केंद्रक के अंदर झिल्ली हैं, और न ही उसके अंदर जो गुणसूत्रीय पदार्थ हैं वो सही तरीके से व्यवस्थित नहीं है। और इसका कैरेक्टर प्रोकैरियोट्स का कि प्रोकैरियोट्स के अंदर झिल्लीबद्ध कोशिकांग जो हैं वो नहीं पाए जाते, लेकिन अपवाद स्वरूप जैसे हमने बताया आपको कि जो वैक्यूल्स वगैरह हैं वो इसमें झिल्लीबद्ध है, दूसरी जो थायरॉइड्स हैं वो झिल्लीबद्ध हैं। उसके बाद प्रोकैरियोट्स की हम शुरुआत में इस प्रकार पढ़े कि प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं प्रोकैरियोट्स की। तो प्रोकैरियोट्स की जो सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन अस्पष्ट है। अस्पष्ट क्यों है? कि उसके अंदर न्यूक्लियस के ऊपर सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं पाई जाती, और न्यूक्लियस के अंदर जो पदार्थ हैं, जो उसका गुणसूत्रीय पदार्थ है वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए के रूप में पाया जाता है, और डीएनए जो होता है इसका नगन होता है। उसके बाद हम बाहर की तरफ चलें उसकी सेल वॉल की। तो सेल वॉल जो है वो मुख्य रूप से सेल्यूलोज की इनकी नहीं बनी होती, पेप्टिडोग्लाइकेंस की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेंस एक जटिल पदार्थ होता है, और जटिलता इसकी क्यों है? क्योंकि इसमें जटिल पॉलीसैकेराइड्स और विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। हम सेल वॉल की बात करें तो एक प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल जटिल होती है, आगे से आगे हम चलते जाएं तो सेल वॉल सरल होती जाती है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो यूकेरियोट्स के समान ही इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, और सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो मुख्य रूप से फास्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। इस सेल मेम्ब्रेन की, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ अंतर्वलित हो जाती है, और अंतर्वलित होकर के जो चीज इस प्रकार की संरचना बनाती है उसको मिसोसोम या मिजोसोम कहते हैं। मिसोसोम या मिजोसोम जो होते हैं वो यूकेरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन करना, उसी प्रकार मिसोसोम जो होते हैं यहाँ पर प्रोकैरियोट्स के अंदर ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन करते हैं। उसके बाद जो इसके सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच का अंदर ये जो स्पेस है उसको पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। और पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो होता है उसमें विशेष प्रकार के जो जटिल पाचक एंजाइम्स या इस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? उन जटिल पदार्थों का पाचन कर सकते हैं। जटिल पदार्थों का पाचन करता है तो सामान्य जो यूकेरियोट्स में जैसे लाइसोसोम कार्य करता है, वैसे ही इसमें पेरिप्लाज्मिक जो स्पेस होता है वो काम करता है। तो हम लाइसोसोम का समवर्ती मान सकते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस को,
जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया का समवर्ती मेसोसोम को माना था। समवर्ती जो अंग वो होते हैं जो कार्य में समान होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम इसके अंदर जो मेन जो है कि आगे जो ये गति कैसे करते हैं। तो गति हम कहते हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर गति नहीं होती। जनरली हम ये देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स गति नहीं करते, लेकिन कुछ प्रोकैरियोट्स ऐसे हैं जो गति करते हैं। जैसे ग्लाइडिंग मूवमेंट करता है मिक्सोबैक्टीरिया। मिक्सोबैक्टीरिया एक रासायनिक पदार्थ का स्राव करता है, जो धरातल पर स्राव होता है उसके ऊपर वो फिसलता रहता है। तो मिक्सोबैक्टीरिया जो ग्लाइडिंग मूवमेंट का एग्जांपल है। दूसरा स्विमिंग। स्विमिंग का मतलब ये होता है कि थोड़ा तैरते हैं। तो तैरते हैं तो इसमें फ्लैजिला होते हैं। इकोलाई एग्जांपल था। इकोलाई इस प्रकार का प्रोकैरियोट्स हैं जो तैरता है, फ्लैजिला की हेल्प से तैरता है। उसके बाद आया न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की यदि बात करें तो सामान्यतः जो प्रोकैरियोट्स हैं, अधिकतर जो प्रोकैरियोट्स हैं वो परपोसी हैं, यानी कि दूसरों पर डिपेंड रहते हैं भोजन के लिए, अवशोषण विधि द्वारा भोजन करते हैं। लेकिन कुछ प्रोकैरियोट्स ऐसे हैं जो परपोसी नहीं है, स्वपोषी हैं, खुद अपना भोजन बना सकते हैं। और खुद भोजन बनाने के लिए उसके अंदर क्या होना चाहिए? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होने चाहिए। तो एग्जांपल के तौर पर जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी और यू बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है उसमें खुद का एक फोटोसिंथेटिक सिस्टम है, उसके अनुसार वो भोजन बना सकते हैं, क्योंकि एल्गी के अंदर क्या है? क्लोरोफिल से, कैरोटीनॉइड से, C5 C5 ऐसे जो है ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर पाए जाते हैं, तो वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। तो न्यूट्रिशन की यदि बात करें हम प्रोकैरियोट्स में, तो ब्लू ग्रीन एल्गी अपना भोजन खुद बनाता है, और यू बैक्टीरिया जो है उसके अंदर जो भी वास्तविक बैक्टीरिया हैं ये भी अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो प्रोकैरियोट्स की सेल कैसे, प्रोकैरियोट्स के ऑर्गन्स कैसे, और प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल क्या हैं, वो जो चीजें हैं उसको उस पर हमने इस चैप्टर के अंदर चर्चा की, इस लेसन के अंदर हमने चर्चा की। और आगे जो है प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल क्या होंगे, वो क्या क्या कार्य करते हैं, कैसे इफेक्ट डालते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। आज का वीडियो इतना ही प्रोकैरियोट्स की क्लास का सेमेस्टर फर्स्ट BSc सेमेस्टर फर्स्ट के लिए। तो आप ये वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू स्टूडेंट।